अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने इसके बारे में सोचा भी होगा कि एक आतिशफ़िशा जो 12,000 साल तक सोया रहे और एकदम से फूट जाए, इरप्ट हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ इथियोपिया का जो हेलीगोबी नामी आतिशफ़िशा 23 नवंबर 2025 को एकदम से 12,000 साल तक सोने के बाद एकदम से जाग उठा। इस किस्म की इवेंट्स ये हमें बताती हैं कि हम अल्लाह की अज़मतों के सामने कितने कमज़ोर हैं। चाहे हम जितनी भी तरक्की करें, जितनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करें, लेकिन अल्लाह की कुदरतों के सामने, उनकी अज़मतों के सामने हम बिल्कुल बेबस हैं। ये जो आतिशफ़िशा था, इससे जो एरप्शन हुई और इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे बम फटने लगे। 190 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ सुनी गई और जिबूती जो करीब का एक मुल्क है, वहाँ पे भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए और इससे जो राख निकली वो तकरीबन ऊपर फ़िज़ा में 14 किलोमीटर तक पहुँच गई और यहाँ तक कि स्पेस से भी ये राख दिखाई देने लगे। दोस्तों, इसका जो राख था यमन से लेके आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, फिर इंडिया और आखिरकार चाइना और म्यांमार में चला गया, जिसकी वजह से इंडिया और मिडल ईस्ट में काफ़ी सारे फ़्लाइट्स रीरूट कर दिए गए या बिल्कुल इनको बंद कर दिया गया। आगे हम चल के इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ दो बुनियादी फिनोमेना डिस्कस करना चाहूँगा। जो पहला क्वेश्चन है कि आतिशफ़िशा क्यों फटते हैं, और दूसरे क्वेश्चन का हम जवाब ढूंढेंगे। वो ये है, हेलीगोबी का जो आतिशफ़िशा है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, ख़ासकर जो जियोलॉजिस्ट है, अर्ज़ियात के जो माहिर हैं, उनके लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ओवरऑल ज़मीन के साथ को देखें तो बुनियादी तौर पर ज़मीन के 3 लेयर्स हैं। क्रस्ट जिस पे हम रह रहे हैं, इसी तरह मेंटल है और कोर है, फिर अपर मेंटल है और लोअर मेंटल है, इसी तरह जो इनर कोर है और आउटर कोर है। तो ये 3 बुनियादी लेयर्स हैं। जहाँ तक अर्थ क्रस्ट है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जो मूव करते हैं और इस मूवमेंट की वजह से या तो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम कन्वर्ज बोलते हैं, या एक दूसरे से मुखालिफ सिमत में मूव करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या ओशियानिक क्रस्ट है, तो ये दोनों सूरतों में, चाहे कन्वर्जिंग हो या डाइवर्जिंग मूवमेंट हो, ये मैग्मा ऊपर को उठता है और आतिशफ़िशा बन के हमारी ज़मीन को, हमारी फ़िज़ा को बुरी तरह मुतासिर करता है। जितने भी वोल्केनिक एरप्शन होते हैं, इसके अंदर 3 बुनियादी कंपोनेंट्स होते हैं। जो लावा है, जो बेसिकली मोल्टन मैग्मा होता है, इसी तरह गैसेस इसके अंदर होते हैं, मिसाल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, और साथ साथ ऐश यानी राख होता है, और छोटे छोटे चट्टान होते हैं, छोटे छोटे ग्लासी पार्टिकल्स होते हैं। और इसी वजह से, जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब ये आतिशफ़िशा फटा तो क्यों काफ़ी सारे फ़्लाइट्स या तो बिल्कुल बंद कर दिए गए या उनके रूट्स को, उनके रस्तों को, हवाई रस्तों को तब्दील कर दिया गया, क्योंकि ये जो क्रिस्टल्स हैं, जो राख है, अगर ये हवाई जहाज़ इसमें से गुजरे तो क्या होता है कि जो हवाई जहाज़ के शीशे हैं उन पे ये सैंड पार्टिकल्स और ये शीशे क्या कर लेते हैं, इसको स्क्रैच करते हैं। साथ साथ ये हवाई जहाज़ों के इंजन में जाके हवाई जहाज़ के इंजन को बंद कर सकते हैं। तो इस वजह से काफ़ी सारे फ़्लाइट्स रीरूट कर दिए गए। अच्छा दोस्तों, अगर हम थोड़े से हिस्ट्री में चले जाएं तो काफ़ी मिलियन साल पहले जो अब हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर एक बड़े कॉन्टिनेंट जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं उसका हिस्सा था, जो सिंपल इसको पेंजिया बोलते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये टूट कर मुख्तलिफ़ किस्म के कॉन्टिनेंट्स, जिस तरह यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट वगैरह, या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उसमें ये तकसीम हो गए। अब दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो हेलीगोबी का आतिशफ़िशा है, उसके इरप्शन जो है वो पूरी दुनिया के लिए, ख़ासकर जियोलॉजिस्ट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों। जिस तरह मैंने पहले बताया, ये इंतहाई इनएक्टिव वोल्केनो था, आतिशफ़िशा था, जो 12,000 साल तक सोया रहा, लेकिन ये एकदम से फटा। बुनियादी तौर पर इसके पीछे एक फिनोमेना है। वो क्या है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट
दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है। अगर हम अफ्रीकन रीजन की बात करें तो बुनियादी तौर पर ये जहाँ पे मौजूद है वहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है बहुत ही एक्टिव है। और बुनियादी तौर पर क्या है कि अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट्स और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट्स काफ़ी अर्सा पहले एक हुआ करते थे, लेकिन इन मूवमेंट की वजह से ये आपस में एक दूसरे से जुदा हो गए और नतीजतन उनके दरमियान जो खला पैदा हुई वहाँ पे रेड सी और गल्फ़ ऑफ ईडन दोनों आ गए। चूँकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती है, जिसकी वजह से जो अफ्रीकन प्लेट है वो दो हिस्सों में तकसीम हो रही है, यानी नोबियन टेक्टोनिक प्लेट्स और सोमालियन टेक्टोनिक प्लेट्स में तकसीम हो रही है। दोस्तों, जहाँ पर ये हेलीगोबी का आतिशफशां है वो इन तीनों के दरमियान है। चूँकि ये आपस में एक दूसरे से जुदा हो रही है तो ये इंतहाई एक्टिव रीजन है, जिसकी वजह से इनकी एरप्शन इतने सालों के बाद मुमकिन हुई। अच्छा, जहाँ पे दोस्तों ये तीनों टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और जहाँ पे जिस तरह मैंने बताया कि हेलीगोबी का जो आतिशफशां मौजूद है, इस रीजन को एफआर रिफ्ट रीजन बोलते हैं। और चूँकि ये एक दूसरे से जुदा हो रही हैं तो वक्त के साथ साथ अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, बर आज़म है, वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन याद रखें, हम ये रियल टाइम की बात नहीं करें बल्कि जियोलॉजिकल टाइम, जो काफ़ी मिलियन साल उस पर लग सकते हैं, तकरीबन 5 से 10 मिलियन साल इस पर लग सकते हैं। लेकिन ये एक दूसरे से 2 से 5 मिलीमीटर के हिसाब से जुदा हो रहे हैं। अगरचे ये स्पीड इंतहाई कम है, लेकिन इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा वोल्केनोज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स हैं, ये किसी भी वक्त एरप्ट हो सकते हैं। लिहाजा ये जो प्लेट्स है वक्त के साथ एक दूसरे से जो ही जुदा होते रहेंगे, इस इलाके में ज़लज़ले आएंगे, आतिशफशां पटेंगे, छोटे छोटे क्रैक्स ज़मीन पर आएंगे। जैसे हाल ही में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, मसलन जुलाई 2025 में हेलीगोबी के नज़दीक एक दूसरा आतिशफशां भी पटा था। और साल 2005 में इथोपिया की इस एफआर रीजन में अचानक एक बड़ा सा 10 दिन के अंदर 60 किलोमीटर लंबा क्रैक सारी दुनिया को देखने को मिला। दोस्तों, इथोपिया में हज़ारों साल सोए हुए आतिशफशां का पटना हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि जदीद साइंस, सैटेलाइट्स और टेक्नोलॉजी के बावजूद हम इंसान अल्लाह की कुदरतों के सामने कितने कमज़ोर और बेबस हैं। हम निगरानी तो कर सकते हैं मगर ज़मीन, हवाओं और समंदरों को हुक्म नहीं दे सके, और ये इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। इसी वजह से कुरान में फरमाया गया, जिसका मफ़हूम है कि इंसान को बेशक कमज़ोर पैदा किया गया। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर दाऊद, तहकीक, आगाही और सेहत की आवाज़।